हाय फ्रेंड्स, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जीएसपी देशवी में मैं एसबी सिंह आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे पोस्टमार्टम की इस श्रृंखला में ये एपिसोड 2, जिस पे आज हम बात करेंगे प्लाज्मा थेरेपी पर। हमारा एपिसोड नंबर 1 था इसी पोस्टमार्टम श्रृंखला के तहत इजराइल फ़िलिस्तीन विवाद, और उस पर बहुत अच्छी रिएक्शन आप लोगों की रही। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक थोड़ा और करें। यह है कि मुझे प्रतीक्षा थी कि कुछ ना कुछ कमेंट आएंगे तो मैं उनके जवाब दूंगा। कमेंट नहीं आए तो मैं अपनी तरफ से ही उसमें कुछ जो संभावित शंकाएं हो सकती हैं एक दर्शक के, क्या श्रोता या पाठक के तौर पर, मैं देने का प्रयास करूंगा। और आगे से हमारे हर एपिसोड में ये क्रम रहेगा कि जब नया एपिसोड चलेगा तो पीछे वाले में जो कुछ भी मुझे कुछ जोड़ना, घटाना या संभावित प्रश्न हो सकते हैं आप लोगों के, उनको मैं अपनी तरफ से क्रिएट करके जवाब दूंगा। तो आज हमारी पोस्टमार्टम श्रृंखला का एपिसोड नंबर 2 प्लाज्मा थेरेपी। इस पर हम इस बात की भी करेंगे, इस बात का पोस्टमार्टम करेंगे कि आखिर ये प्लाज्मा थेरेपी क्या है। और अभी चर्चा में इसलिए रही कि जैसा कि हम सब ने देखा, कोविड-19 में के इलाज के लिए एक बहुत ही सक्सेसफुल थेरेपी के रूप में इसका प्रचार हुआ। और कुछ ही महीनों में देखते देखते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च को ये कहना पड़ा कि यह एक मान्यता प्राप्त थेरेपी नहीं है, इसे रोका जाता है। तो हम पोस्टमार्टम इस बात का करेंगे आखिर क्यों इसे चालू किया गया और फिर क्यों इसे बंद किया गया। क्या ये सीन चालू और बंद करने का केवल भारत में ही है या इसका कोई वैश्विक सिनारियो भी है। हम पड़ताल इस बात की भी करेंगे कि इतिहास में क्या कभी किसी ऐसी महामारियों में प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग हुआ है या केवल इसी बार ये आजमाया गया। हम उन आंकड़ों की भी बात करेंगे कि आखिर किस आधार पे भारत सरकार ने, बल्कि विश्व के बहुत सारे देशों ने इसे उस उपयोगी थेरेपी की सूची से बाहर कर दिया। हम पड़ताल इस बात की भी करेंगे कि आखिर प्लाज्मा क्या है। हमारी पोस्टमार्टम का बिंदु ये भी रहेगा कि एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है, पैथोजेंस क्या है, और जो इस समय सीन है पूरे विश्व में कोविड-19 से, कितने लोग संक्रमित हुए, कितने लोगों की डेथ हुई, भारत के संदर्भ में स्थिति क्या है, हमारे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में स्थिति क्या है, और अंत में हमारी पड़ताल का बिंदु ये रहेगा कि आखिर कोविड-19 से सब नुकसान ही हुआ है या कुछ फ़ायदा भी हुआ है। जाहिर सी बात है, नुकसान पे सबकी नज़र है, पर हम लोग चर्चा ऐसे बिंदु की करेंगे कि इससे फ़ायदा क्या हुआ है। तो अंत तक बने रहें, स्किप नहीं किया करें, स्किप करने से सब मज़ा बेकार हो जाता है। तो ये एपिसोड नंबर 2 प्लाज्मा थेरेपी स्टार्ट हो। इससे पहले हम अपने एपिसोड 1 नंबर का थोड़ा सा रिव्यू करना चाहेंगे। उसमें 2 बिंदु मेरे हिसाब से, चूँकि वीडियो लंबा हो रहा था, तो 2 बिंदु ऐसे थे जो मुझे लगता है उन पर थोड़ी सी चर्चा और हो जानी चाहिए थी। पहला बिंदु ये था कि यहूदियों को इजरायली क्षेत्र में अपना एक देश बनाने की बजाय गांधी जी ने सलाह दी थी जहाँ हैं वहीं रहें, जहाँ हैं वहीं रहें। इस पे चर्चा। और दूसरा बिंदु, पहला बिंदु था कि यहूदी जहाँ हैं विश्व में वहीं अपना
सम्मान पाने के लिए संघर्ष करें। एक देश के रूप में ज़बरदस्ती उस छोटे से भूभाग में अतिक्रमण ना करें। दूसरा बिंदु है कि आखिर भारत अमेरिका या पाकिस्तान की तरह या अरब राष्ट्रों की तरह आखिर भारत क्यों नहीं अमेरिका की तरह इजराइल के फेवर में खड़ा होता है। इजराइल के फेवर में भारत क्यों नहीं खड़ा होता है और यहूदियों को जहाँ है वहीं बस जाना चाहिए। एक इजराइल आने की जिद नहीं करनी चाहिए। दो बिंदु हैं, बहुत संक्षिप्त में 2-2 मिनट में। मुझे लगता था पिछले वीडियो में थोड़ा सा समय कम मिल पाया। तो यहूदियों को क्यों वहीं बस जाना चाहिए, इजराइल बनाने की जिद नहीं करनी चाहिए। और दूसरा बिंदु है इजराइल के फेवर में भारत क्यों नहीं है। पहला है कि यहूदी पूरे विश्व में फैले हुए थे, पूरे विश्व में आज भी फैले हैं। उनमें से कुछ फिलिस्तीनी उस अरब क्षेत्र में आए और इजराइल नामक देश बन गया। गांधी जी का कहना था इससे ना यहूदी चैन से रह पाएंगे ना फिलिस्तीनी चैन से रह पाएंगे। आइए थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं कैसे। देखिए, इजराइल आप देख ही रहे, छोटा सा देश है। चारों तरफ से सीरिया, जॉर्डन, इधर मिस्र है और इन देशों से भूमध्य सागर है, ये चारों तरफ से घिरा है। सऊदी अरब है, इधर अमन है, ओमान है, इराक है, ईरान है, चारों तरफ से तुर्की है, ऊपर चारों तरफ से मुस्लिम राष्ट्रों से घिरा हुआ है। ठीक, अब मान लीजिए उसके पास आपके बहुत पैसा है, हथियार है, पैसा आपके पास बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे, इंडस्ट्री डेवलप करेंगे, लगा सकते हैं भाई इंडस्ट्री। लेकिन उस इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए लेबर आप कहाँ से लाएंगे, क्योंकि चारों तरफ आपने दुश्मन बना रखे हैं। बाहर की दुनिया से कहीं से लेबर लाएंगे, बहुत महंगा पड़ेगा, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मान लीजिए आपने सारी फैक्ट्री यहाँ लगा लिए, मशीन की तकनीक के नाम पे माल प्रोडक्ट किया, तो माल बेचने कहाँ जाएंगे, पड़ोस में आपने सब दुश्मन बना लिए हैं। बेटा फैन बंद करो। पड़ोस में आपने दुश्मन बना रखे हैं। अब मान लीजिए पैसे के दम पे आपने इजराइल ने यहाँ पे फैक्ट्री लगाई, इंडस्ट्री लगाई। पहले तो लेबर आपको नहीं मिलने वाला है, फिर अपने प्रोडक्ट को बेचने कहाँ जाएंगे, एशिया, इंडिया, चाइना। कितना महंगा पड़ेगा, यहाँ से आप ढो के लाएंगे, भूमध्य सागर से होते हुए इधर कहीं से भी लाएंगे, इंडिया, चाइना या अफ्रीका ले जाएंगे। जो 100 रुपये का आपका माल था वो 500 रुपये का प्रोडक्ट हो गया। जबकि ठीक गांधी जी का सुझाव था कि आप जहाँ हैं वहीं रहें। आप इंडिया में रह रहे होते, यहीं इंडिया में फैक्ट्री बिठाते, 500 रुपये का माल 100 में तैयार करते, बेचते खूब आराम से। एक बिंदु। दूसरा, आज वैश्वीकरण का युग है, आज ग्लोबलाइजेशन का दौर हो गया है। पूरी दुनिया में कोई व्यक्ति कहीं भी व्यापार कर सकता है, तो फिर ज़रूरी कि आप वहीं पे रह के व्यापार करें, वहीं पे अपना प्रोडक्शन करें। आपको रहना ही है, इंडिया में व्यापार करना है, चाइना में व्यापार करना है, अमेरिका में करना है, ब्राज़ील में करना है, तो वहीं रहो भी आराम से। जहां आपका व्यापार बिजनेस है वहीं अगर आप रहेंगे तो व्यापार बिजनेस पे ज़्यादा सा अच्छे से कंट्रोल कर सकेंगे। वैश्वीकरण में जब पूरी दुनिया एक गांव के रूप में तब्दील हो गई, ग्लोबलाइजेशन का मतलब पूरा गांव, और उस व्यापार की रखवाली के लिए तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी बन गई। WTO है,
IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ये संस्थाएं तो ऑलरेडी बनी हुई हैं, इसका भी बेनिफिट आप ले सकते थे। एक तीसरा बिंदु अभी आप बार बार कई सारे अरब राष्ट्रों को मिलकर के पराजित कर देता है इजराइल। किसकी दम पे? अमेरिका पे। कहा यह जाता है कि इजराइल अमेरिका का हथियारों का परीक्षण स्थल है, टेस्टिंग सेंटर है, वहाँ से वो टेस्ट करता है। कल को सपोज करो अमेरिका कमज़ोर हो जाता है या अमेरिका के संबंध आपसे उतने मधुर न रह पाएँ, क्योंकि समय परिवर्तनशील होता है और समय बहुत बलवान होता है। कब क्या हो जाए आप कह नहीं सकते, तब आप क्या करेंगे। और वैसे भी ओवरऑल 1.5 करोड़ के आसपास पूरे विश्व में यहूदियों की संख्या है, उसमें से आधे तो अभी भी बाहर रह रहे हैं। उसमें बहुत बड़ी संख्या मैंने पिछले वीडियो में बताई थी कि अमेरिका में है, आधे ही तो आप रह पा रहे हैं। तो ये बिंदु थे जो इस बात का समर्थन करने के लिए कि जो गांधीयन फिलॉसफी कहती है कि आपको वहाँ पे अपना एक देश बनाने की जिद नहीं करनी चाहिए थी। अब आते हैं थोड़े दूसरे पॉइंट पे कि क्यों भारत इजराइल के फेवर में नहीं आता है उतनी जोरदारी से जितनी अमेरिका है। एक कॉमन पीपल हम सब सोचते हैं नहीं आना चाहिए, दोनों आतंकवाद से पीड़ित हैं, दोनों के जो धार्मिक संख्या है कम है अपेक्षाकृत अन्य लोगों को। देखिए इस पर पिछले वीडियो में कुछ पॉइंट आए, लेकिन कुछ पॉइंट और जो रह गए थे वो ये है। पहली बात तो ये है कि भारत उस तरीके से इसलिए नहीं कर सकता है कि भारत को अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए ऑयल चाहिए, पेट्रोलियम चाहिए, वो अरब राष्ट्रों के पास है। दूसरा, भारत का एक बड़ा डायस्पोरा है, मिलियन डायस्पोरा है, कई मिलियन लोग अरब देशों में रहते हैं, खाड़ी देशों में। उनकी सुरक्षा की चिंता है भारत को। डायस्पोरा मतलब हमारे भारत के लोग जो रहते हैं विदेशों में, उसे डायस्पोरा बोला जाता है। और एक आंकड़े के मुताबिक लगभग $80 बिलियन रेवेन्यू प्राप्त करता है इंडिया खाड़ी देशों से। अरब राष्ट्रों से $80 बिलियन रेवेन्यू पर ईयर अर्न करता है भारत। इसमें कौन लोग हैं? इसके नर्सिंग क्षेत्र में लोग हैं। केरल की नर्सें पूरी खाड़ी देशों में छाई हुई हैं। हमारे देश के बहुत सारे लोग नॉन स्किल सेक्टर में, जैसे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र के लगभग हर गांव से दो चार लोग उन अरब राष्ट्रों में ड्राइविंग करते हैं। ड्राइविंग का काम है, फार्मों में काम करते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं और अच्छी खासी, चूँकि उनकी मुद्रा महंगी है, अच्छा खासा राजस्व, अच्छा खासा पैसा कमा के लाते हैं। उनकी चिंता भारत को है। एक और बिंदु, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता पाने के लिए, यानी वीटो पावर पाने के लिए भारत को वोटों की ज़रूरत पड़ती है। दुनिया के कितने देश भारत के फेवर में वोट करते हैं, वहाँ पे भारत को ज़रूरत पड़ती है। अगर भारत खुल्लम खुल्ला इजराइल के फेवर में खड़ा हो जाएगा तो यहाँ से पूरे अरब राष्ट्रों से जो भी 50-53 देश हैं, भारत के फेवर में नील हो जाएगी वोटिंग। इसलिए भारत बचता है इजराइल के पक्ष में खुलकर खड़ा होने से। एक ये भी मुद्दा है। दूसरा बताया था हमारा कश्मीर का इशू जटिल से और जटिल हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट है कि भारत के पास एक बड़ी पॉपुलेशन मुस्लिम के रूप में है, उसमें एक मिसमैसेज की स्थिति भी क्रिएट हो सकती है। तो ये बातें रहीं। चलिए अब हम अपने, थोड़ा सा विषयांतर है, लंबा खिंच गया, क्योंकि इजराइल फिलिस्तीन का इशू है ही ऐसा। अब हम अपने मूल टॉपिक पे आते हैं, प्लाज्मा थेरेपी पे।
हमारे कौतूहल का विषय यह है कि कुछ ही महीने पहले इतना ज़ोर शोर से हल्ला था कि कहीं से प्लाज्मा मिल जाता, कहीं से प्लाज्मा मिल जाए तो मानो कोरोना से पीड़ित व्यक्ति जान बच ही जाएगी। और बस देखते ही देखते हम लोग पेपर में, न्यूज़ में पढ़ते हैं कि नहीं, को प्लाज्मा थेरेपी को भारत सरकार ने अमान्य कर दिया है। वे नहीं किया है, अमान्य कर दिया। फ़िलहाल आगे उसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी वो उस पर विराम नहीं लगा है, उस पर आगे पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं बनेगी। तो इस पे चलिए हम लोग जानेंगे कि सबसे पहला तो हमारा पॉइंट यही है कि प्लाज्मा क्या है। और बहुत जनरल सी बात यह है कि जो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि शरीर में कोई भी बीमारी एंटीजन के कारण होती है और उस एंटीजन को प्रभावी करने वाला यदि एंटीबॉडी हो मेरे पास तो एंटीजन को मार देगा और हम उस बीमारी से बच जाएंगे। सामान्य जो विज्ञान है वो यही है, यहाँ भी वही है। तो लेकिन थोड़ा सा और हम लोग बारीकी से जानेंगे कि एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है और ये प्लाज्मा के संबंध में क्या है। प्लाज्मा क्या है, पहले तो यही पता चले कि व्हाट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, इधर साइड में लिखते हैं। एंटीजेंस क्या है, एंटीबॉडी क्या है, एक और टर्म हम देंगे यहाँ पे, पैथोजन क्या होता है, पैथोजेंस क्या है। पैथोजेंस जानेंगे तभी एंटीजन समझ में आएगा। और प्लाज्मा क्या है, हमारी ब्लड की संरचना, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ठीक। और कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्लाज्मा क्या है। मिनट बताते रहा बीच बीच, उसे हम गैस लगाते थे, पता ही नहीं लगता कितने मिनट पहुंच गया। थोड़ा पढ़ाई बंद कर, ज़्यादा, ठीक। पानी नहीं है। ये प्लाज्मा को जानने से पहले हमें ब्लड की संरचना समझनी होगी। ब्लड के दो पार्ट होते हैं, एक होता है लिक्विड और एक होता है कार्प्यूस्कुल्स, कण के रूप में। कण समझ लो, कुछ कार्प्यूस्कुल्स होते हैं, कण मान लीजिए, कण के रूप में, और कुछ द्रव्य होता है। ये द्रव्य ही प्लाज्मा है। और जो कार्पोसेल्स हैं इसमें तीन पार्ट होते हैं। WBC, प्लेटलेट्स और RBC। जो ये कण के रूप में उसके तीन पार्ट हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। अब इनका रेशियो कितना है, एक लमसम मोटा मोटा लगभग 55% में ये है और 45 में ये है। 45 में भी करीब करीब 44 पॉइंट समथिंग RBC है और 1% से थोड़ा कम ये दोनों हैं, ठीक। ये हमारी ब्लड की संरचना है। जिस प्लाज्मा डोनेशन की बात होती है वो ये है। अब हम इन चारों का काम समझ लें, तभी आगे की कहानी मजा आएगा और समझ में भी आएगी, ठीक। ये प्लाज्मा का काम क्या है, WBC का काम क्या है, प्लेटलेट्स का काम क्या है, RBC का काम क्या है, और वो मैकेनिज्म क्या है जो ब्लड में से प्लाज्मा निकाल लेती है। देखिए
इतनी जनरल सी बात है, एक अंडरस्टैंडिंग की भी बात है। जो प्लाज्मा थेरेपी है वो फंक्शन कैसे करती है, जैसे किसी नए व्यक्ति को कोरोना हुआ तो उसके शरीर में वो एंटीबॉडी नहीं है जो कोरोना रूपी वायरस एंटीजन है उसको मुकाबला कर सके। तो हम क्या कर सकते हैं कि पुराना कोई पेशेंट है जिसे कोरोना हुआ था और वो ठीक हो गया है, तो उसके शरीर में एंटीबॉडी बन चुके हैं। अभी जो नया पेशेंट है इसके शरीर में एंटीबॉडी अभी नहीं बने हैं, तो हम पुराने पेशेंट की एंटीबॉडी लेकर के और नए को चढ़ा देते हैं ताकि उसके में एंटीबॉडी बन जाए और वो ठीक हो जाता है। तो वो एंटीबॉडी का मतलब है प्लाज्मा लेना, ब्लड लेना नहीं कहते हम लोग। देखिए ब्लड के इतने पार्ट हैं, लगभग आधे में ये है और आधे में ये है। इनका फंक्शन समझ लें, फिर हम वो मैकेनिज्म कैसे अलग कर लिया जाता है। तो इसकी मैकेनिज्म क्या है, जब ब्लड लिया, ब्लड से प्लाज्मा अलग करने के लिए मिक्सी जैसा या सेपरेटर, सेंट्रीफ्यूगल एक मशीन है जो तेज़ी से घुमाती है ब्लड को। सपोज करो कुछ ऐसा यंत्र है जिसमें ब्लड डाला गया, वो तेज़ी से उसने घुमाया। उस घुमाने में क्या है, जो ये कण रूपी है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब नीचे आ जाते हैं और प्लाज्मा ऊपर रह जाता है। इसमें सबसे नीचे आरबीसी और यहाँ पे डब्ल्यूबीसी और यहीं पे प्लेटलेट्स आ जाती है और ऊपर ये प्लाज्मा है। जब किसी ऐसे व्यक्ति का जिसे कुछ महीने पहले कोरोना हुआ था और वो ठीक हो गया है, उसके शरीर से ब्लड लिया जाता है, उसे एक स्पेसिफिक मशीन के द्वारा इसको अलग कर लिया जाता है। ब्लड का जो लिक्विड रूप है और ब्लड का जो कण के रूप में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेट, इनको अलग कर दिया जाता है और ये प्लाज्मा ही उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसे हमें ठीक करना है, जो मेरे पास अभी न्यू पेशेंट आया है। और ये डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स को चाहो तो बैक उसी व्यक्ति को जिसने प्लाज्मा डोनेट किया है उसमें वापस चढ़ाया जा सकता है, तो उसकी हेमोग्लोबिन डाउन नहीं होगी, उसकी डब्ल्यूबीसी पहुँच गई, उसकी प्लेटलेट्स ही पहुँच गई। बस उसमें से खून में से, ऐसे समझो खून में से पानी लिया गया है। प्लाज्मा डोनेटर क्या करता है, उसके ब्लड में से वो पानी रूपी प्लाज्मा ले लिया जाता है और ब्लड का जो शेष पार्ट आरबीसी, जो सामान्यतः जिम्मेदार है हीमोग्लोबिन के लिए, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए, वो उसको वापस दे दिया जाता है या दिया जा सकता है, डिपेंड करता है उसकी इच्छा पे। ठीक, अब हम देखते हैं इन तीनों के काम क्या है। आरबीसी का काम है, फंक्शन है O2 का परिवहन, ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। डब्ल्यूबीसी का काम है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना या इम्यून सिस्टम को बढ़ाना, या हम कहें कि एंटीबॉडी का फॉर्मेशन। और प्लेटलेट्स का काम क्या है, ब्लड की ऑप्टिमम क्लॉटिंग बनाए रखना। ब्लड की ऑप्टिमम क्लॉटिंग बनाए रखना। ऑप्टिमम क्लॉटिंग क्या है? प्लेटलेट्स का काम शरीर में ये है कि रक्त की जमाव क्षमता को एक नियत लेवल पे, ना कम ना ज़्यादा, ऑप्टिमम लेवल बनाए रखना। अब अगर ये मान लीजिए ये ब्लड की प्लेटलेट्स कम हो गई तो ब्लड की क्लॉटिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, यानी जहाँ ब्लड कट गए, चीरा लग गया तो ब्लड बहना बंद ही नहीं होगा। ठीक, और प्लेटलेट्स यदि ज़्यादा हो जाए तो ब्लड की क्लॉटिंग जो नेचर है वो ज़्यादा हो जाएगा, थक्का बन जाएंगे, और उन थक्का में ज़रा सा भी ब्रेन में कहीं फंस गया जाके तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। इसलिए प्लेटलेट्स की ज़्यादा संख्या भी हानिकारक है और ज़्यादा कम भी हानिकारक है। इसकी ऑप्टिमम
लेवल बनाए रखना। इन प्लेटलेट्स से वही हैं जो डेंगू में, बुखार में बहुत कम हो जाती हैं। सामान्यतः डेंगू बुखार को जाना ही इसलिए जाता है कि प्लेटलेट्स कम हो गई, बड़ी समस्या है। ठीक, तो ये हमें समझ में आया कि प्लाज्मा क्या है, WBC RBC प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या है और प्लाज्मा को कैसे सेपरेट किया जाता है। ये कहानी यहाँ पे आ गई। अब हम लोग चलते हैं इसके अब हम लोग आते हैं, थोड़ा सा देख लें पैथोजन और एंटीजन क्या है। एक्चुअली जो कंसेप्ट है कि हमारे शरीर का एंटीबॉडी और एंटीजन का अपोजिट है, और एंटीबॉडी एंटीजन को जब भारी पड़ता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तो एंटीजन पराजित हो जाता है और हम रोग से बच जाते हैं। एंटीबॉडी कमज़ोर हो गया तो हम रोग से ग्रसित हो जाएंगे। एक्चुअली एंटीजन और पैथोजन में कन्फ्यूजन है। इस संसार में 4 प्रकार के पैथोजन हैं। 4 प्रकार के पैथोजन हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो हो सकता है बैक्टीरिया के रूप में हो, वो वायरस के रूप में भी हो सकता है, वो फंजाई के रूप में भी हो सकता है, ब्लैक फंगस, और वो पैरासाइट के भी रूप में हो सकता है, जैसे जूं के रूप में, मच्छर के रूप में, इस टाइप से जूं के रूप में, फंगस के रूप में, वायरस के रूप में, बैक्टीरिया के रूप में हमारे शरीर में पैथोजन इंटर करता है। अब पैथोजन और एंटीजन में अंतर क्या है? जैसे आप आजकल एक कोरोना का जो चित्र सोशल मीडिया पे चलता है अथवा प्रिंट मीडिया पे, इस टाइप का देखते हैं। इस टाइप का गोला है और उस पे ऐसे सींग ऐसे बने हैं, कुछ ऐसे है। ठीक, ये जो सींग ऐसे बने हैं, कांटे का ताज ऐसा, एक्चुअली ये पूरा कोविड-19 का जो वायरस, उसका स्ट्रक्चर जो डिटेक्ट किया साइंटिस्टों ने, ये पूरा का पूरा ये पैथोजन है। ये पैथोजन है। इसमें जो ये सींग हैं, ये एंटीजन है। ये एंटीजन है। यही एंटीजन हमारी जो स्वस्थ कोशिकाओं को डैमेज करता है बहुत तेज़ी से। इसलिए हमारा एंटीबॉडी क्या करता है, उस पैथोजन के एंटीजन पे अटैक करता है, उसके पूरे शरीर पे नहीं, उसको वो पार्ट जो हमारी सेल को डैमेज करने आ रहा उसी पे अटैक करता है। अब नेचुरल साइंस, नेचुरल है, इतना मशीन, ये शरीर रूपी इंजन इतना कॉम्प्लेक्स है। हम लोग पिछले 100 साल के विकास पे इतना गुमान पे थे कि पता नहीं हम कहाँ पे पहुँच गए, नेचर को अपने बस में कर लिया और एक झटके में आप देख रहे हैं कहाँ से कहाँ। इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें। जैसे सांप है, सांप को जो जहर इंसर्ट करने वाला पार्ट है, उसका विषदंत है, या जिससे वो विष किसी दूसरे जानवर, इंसान, प्राणी के शरीर में इंसर्ट करता है, वो एंटीजन है। अगर उसको जहर इंसर्ट करने वाला उसको विषदंत है या उसका जो भी डंक है, उसको अगर काट दिया जाए तो बाकी सांप रस्सी जैसा है। बाकी सांप नुकसानदायक नहीं है किसी के लिए। रेसी आओ नीचे। बाकी सांप ये रस्सी जैसा है, उसका जो विष इंसर्ट करने वाला पार्ट है वो एंटीजन है। उसको डैमेज कर दिया जाए तो बाकी सांप बेकार है, रस्सी जैसा। जैसे इंसान मान लीजिए पैथोजन है, तो इसमें इस इंसान रूपी पैथोजन में एंटीजन क्या, उसके हाथ काट दो तो बाकी शरीर इसका फिर निष्क्रिय हो गया, नाम मात्र को पावर रहेगी।
तो हमारा एंटीबॉडी जो है इसको पूरे शरीर को क्यों अपनी एनर्जी नष्ट करे, वो केवल वहीं पे अटैक करता है। इसलिए ध्यान से समझ लें, पैथोजन और एंटीजन में अंतर होता है। पैथोजन तो कई प्रकार के हैं और एंटीजन उसका वो पार्ट है जो उसको अटैक करता है। ठीक, जैसे सांप के संदर्भ में, कहीं भी समझ लें, मच्छर के संदर्भ में उसका डंक है, बिच्छू की पूंछ जो होती है वो उसको काट दो, बाद बाकी बिच्छू फिर खतरा थोड़ी है। तो ये बात हम लोगों की क्लियर हुई। हाँ ठीक, पैथोजन और एंटीजन के रूप में। अब ये प्लाज्मा फंक्शन कैसे करता है, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा इन प्लाज्मा थेरेपी। देखिए प्लाज्मा एंटीबॉडी बनता तो है WBC द्वारा, WBC एंटीबॉडी को बनाता है और प्लाज्मा क्या करता है, उसके करियर का काम करता है। प्लाज्मा ही है जो एंटीबॉडी को सेल्स तक लेके जाता है, ये काम है, ये ट्रक है, उसका परिवहन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है एंटीबॉडी को, ये प्लाज्मा का फंक्शन हो गया। ठीक, अब बात आती है कि क्या प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत क्यों की गई और क्या इतिहास में भी इसका कहीं कहीं प्रयोग हुआ है। तो इतिहास में इसका प्रयोग हुआ है सबसे पहले 1918 में स्पेनिश फ्लू में। इस स्पेनिश फ्लू में पूरी दुनिया में 25 करोड़ लोग मरे थे, जिनमें से 1.5 करोड़ लोग इंडिया में मरे थे। स्पेनिश फ्लू में प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद और भी आए, स्वाइन फ्लू आया, अभी इबोला आया, इन सब में इसका प्रयोग किया गया। लेकिन चूंकि ये स्वाइन फ्लू, इबोला उतने विश्वव्यापी नहीं थे, इसलिए बहुत चर्चा का केंद्र नहीं बन पाई ये प्लाज्मा थेरेपी भी। तो अगर इस ऐतिहासिक पॉइंट पे जाएं कि क्या कभी इस्तेमाल हुआ, तो बिल्कुल हुआ है, लेकिन बहुत ही सर्टिफाइड नहीं हो पाया। तो नहीं, इससे फ़ायदा होता ही होता है। अभी जब कोरोना आया तो इसे, अब होता क्या है, ऐसी लाइलाज जैसी बीमारी पिछले 1 शताब्दी के बाद, शायद स्पेनिश फ्लू के बाद पहली बार देखी। पिछले 100 साल में हम लोगों ने ऐसी कोई महामारी केवल पढ़ी थी, उसे फेस नहीं किया था। जब अचानक ये सब हुआ तो आखिर जब कोई सहारा नहीं सूझ रहा है तो इसके प्रयोग के लिए ट्रायल किए गए और सरकारों के स्तर से ऑफ लेवल यूज की परमिशन दी गई। ऑफ लेवल का मतलब ये होता है कि प्रयोग किया जाए तो उसके डाटा रखे जाएं। अब ये 100% सर्टिफाइड नहीं है, लेकिन अब चूंकि कोई तकनीक नहीं है मेरे पास, तो जो कुछ है चलिए उसी को आजमाते हैं। आप कह सकते हैं कि ट्रायल के तौर पे प्रयोग किया जाएगा, जिसके इसके डाटा रखे जाएंगे और उन डाटा की समीक्षा भी की जाएगी। तो वही जब किया गया तो परिणाम उसके फेवर में नहीं आए। अब हम लोगों के विश्लेषण का प्रश्न ये है कि ये समीक्षा कैसे कैसे हुई। जब अनुमति दे दी गई और धीरे धीरे जब इसके आंकड़ों पर नज़र डाली गई तो तस्वीर बहुत अच्छी नहीं आई। इसके लिए पूरी दुनिया में हुए प्रयोग, जैसे इंडिया में भी हुआ, इंडिया में भी आंकड़ों की समीक्षा की गई, ब्राज़ील में की गई। इंडिया में लगभग 40 हॉस्पिटल्स में तकरीबन 500 पेशेंट पे प्रयोग किया गया, जिनमें लगभग
मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर है, एक लमसम। आधे पेशेंट ऐसे थे जिन्हें प्लाज्मा थेरेपी दी गई और आधे थे जो नॉन प्लाज्मा थेरेपी दी गई, लेकिन उन्हें बेस्ट एंड बेस्ट ट्रीटमेंट देने का प्रयास किया गया और आधों को प्लाज्मा थेरेपी दी गई। जब डाटा कलेक्ट किए गए, देखते जाना, तो यहाँ डेथ का परसेंटेज 14 था और यहाँ भी डेथ का परसेंट 14 था, इक्वल आए आंकड़े। फिर ब्राज़ील में एक स्टडी चल रहा था, वहाँ 300 कोरोना पेशेंटों पर ये प्लाज्मा थेरेपी वाले हैं और ये नॉन प्लाज्मा थेरेपी वाले हैं। तो प्लाज्मा थेरेपी वालों में डेथ परसेंट 10.9 था, नॉन प्लाज्मा थेरेपी वालों में डेथ परसेंट 11 था, यानी 0.1% का मार्जिन है यहाँ पे। और धमाका तब हो गया जब इंग्लैंड की एक मेडिकल मैगजीन लैसेंट, पूरा वर्ल्ड फेमस है, उसकी वर्ल्ड में रेपुटेशन है, लैसेंट का जब आंकड़े आए तो चूंकि ये छोटे थे और वो बृहद पैमाने पर किए गए, लैसेंट यूके की मेडिकल मैगजीन, इसने 12,000 पेशेंटों के आंकड़े जब सार्वजनिक किए, पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। लैसेंट के आंकड़े क्या है, थोड़ा ये एग्जैक्ट हाफ नहीं है, मैं इसको बहुत बोझिल ना बन जाए इसलिए आंकड़ोबाजी में नहीं जाना, हमें उस विषय को समझना है मोटा मोटा। वही इन्होंने भी किया, आधे पेशेंट प्लाज्मा थेरेपी पे रखे और आधे नॉन प्लाज्मा थेरेपी पे रखे, लेकिन उन्हें जो उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ ट्रीटमेंट देने का प्रयत्न यहाँ भी किया गया। और जब इनके आंकड़े आए तो डेथ का परसेंटेज बिल्कुल इक्वल था। 24% पेशेंट ऐसे मृत्यु हुई जो नॉन प्लाज्मा थेरेपी पे थे और 24% ऐसे लोग थे जिन्हें प्लाज्मा थेरेपी दी गई थी। बिल्कुल इक्वल, इंडिया में भी इक्वल। ये ब्राज़ील या अर्जेंटीना, साउथ अमेरिका का कोई देश था, वहाँ ये 0.1% का मार्जिन आया। थोड़ा चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, आंकड़े को इतने ज़रूरी नहीं है। इंडिया में प्रयोग हुए, ब्राज़ील में प्रयोग हुए, लैसेंट के जब भारी भरकम आंकड़े आए तो फिर हलचल मचना शुरू हो गई। भारत के 2 दर्जन बड़े डॉक्टरों ने या जीव वैज्ञानिकों ने चिट्ठी लिखी ICMR को कि तत्काल इसे रोका जाए। लैसेंट के आंकड़े आने के बाद इसे रोका गया भारत में। ICMR ने एक पैनल बनाया, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, एक पैनल बनाया। उस पैनल ने जो सुझाव दिए वो गौर करने लायक है। ICMR के पैनल ने प्लाज्मा थेरेपी पे जो सुझाव दिए वो बड़े गौर करने लायक थे। पहला सुझाव क्या था कि इट इज नॉन बेनिफिशियल, लाभदायक नहीं है। इट इज हाईली रिस्की, हाईली रिस्की। और इसका है इट प्रोवाइड greater amount of
हैरासमेंट। 3 बिंदु दिए। हाँ, एक और दिया, चौथा इट मे बी cause to produce new variants of COVID-19। ये हाइपोथेसिस हो सकता है कल के अमान्य हो जाए और संभव है। ये हाइपोथेसिस रूप में जो लास्ट वाला दिया, ये भी गौर करने वाला था। इट मे बी कॉज टू प्रोड्यूस न्यू वेरिएंट्स ऑफ कोविड-19। हो सकता है उसका एक कारण ये भी हो। प्लाज्मा थेरेपी बेनिफिशियल नहीं है, आंकड़ों से हम लोगों ने देखा ही। उसको दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है। ब्राज़ील में जो है वहाँ 0.1% का थोड़ा सा मार्जिन दिखा जिसको प्लाज्मा थेरेपी गई। 0.1% का मतलब है 1000 लोगों को प्लाज्मा थेरेपी दी गई, तब उसमें एक आदमी के जान बचने की गारंटी है। अब आप समझिए कैसे बेनिफिशियल नहीं है। 1000 पेशेंटों को प्लाज्मा थेरेपी दी गई, इसमें एक की बचने की गारंटी से निकली यहाँ आंकड़ों में। इसका मतलब है कि 1000 लोगों से प्लाज्मा ब्लड से लिया गया और एक नए पेशेंट को चढ़ाया गया। जो पेशेंट अभी अभी बेचारा ठीक हुआ था, उससे कहा जा रहा कि चलिए अस्पताल, आपसे कुछ प्लाज्मा लिया जाएगा और किसी नए को चढ़ाया जाएगा। अब वो परेशान है, नहीं जाता है तो एक मोरल प्रेशर है उसके ऊपर कि किसी की जान बच सकती है। जाता है तो इतना उसको दोबारा संक्रमित होने की संभावना है। और जाहिर सी बात है 1000 लोग अगर उन्हीं अस्पतालों में जाएंगे जहां कोरोना पेशेंटों का इलाज हो रहा है, उनके शरीर से कुछ ब्लड लिया जाएगा, उसमें से प्लाज्मा निकाला जाएगा, फिर वो RBC WBC उसके शरीर में फिर डाली जाएगी। इस प्रक्रिया में 1000 में से 10-5 लोगों के संक्रमित होने की पूरी संभावना है। यानी एक आदमी की जान बचाने के लिए 1000 लोगों की जान दांव पे फिर लगानी पड़ेगी। लाभदायक नहीं है, रिस्की भी है बहुत, दोनों बिंदु। हैरासमेंट क्या है? जिसको चाहिए प्लाज्मा उसके परिवार के लोग परेशान हैं, प्लाज्मा। जिसको डोनर जो है उसका परिवार पूरा परेशान है। अस्पताल वाले आर्थिक शोषण भी कर रहे हैं। डॉक्टर नर्स की वैसे ही किल्लत है। जो डॉक्टर नर्स नए पेशेंट को समय दे सकते थे, ट्रीटमेंट दे सकते थे, वो इस प्लाज्मा वाले लेन देन में लगे हुए हैं। तो ये बड़े पैमाने पे हरासमेंट भी है और ये नए वेरिएंट कोरोना के प्रोड्यूस करने के लिए भी जिम्मेदार कारण हो सकता है। ये अभी हाइपोथेसिस लेवल पे है, बहुत क्लियर नहीं है, बट ये आशंका है। ठीक, ये पॉइंट थे जिससे इसको कहा गया कि अब से यहाँ से हटा दिया जाए। दूसरा एक और बिंदु है, जब कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से पीड़ित होता है या किसी भी वायरस से पीड़ित होता है तो एक नेचुरली हमारा शरीर उस एंटीजन के अपोजिट एक एंटीबॉडी क्रिएट करता है, उसका फॉर्मेशन करता है। प्लाज्मा थेरेपी जो कुछ भी फायदेमंद थी वो ये थी कि अगर इन्फेक्शन होने से 1 सप्ताह के बीच में अगर लग जाए, क्यों? तो उसको एंटीबॉडी का लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि 2 हफ्ते में तो हमारा शरीर एंटीबॉडी खुद ही बनाने लगेगा, तब हमें एंटीबॉडी की ज़रूरत क्या है बाहर से लाने की। अगर 1 हफ्ते के इन्फेक्शन होने से, संक्रमण होने के 1 हफ्ते के अंदर अगर उसे कोरोना पीड़ित को प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से एंटीबॉडी मिल जाती है तो कुछ लाभ होने की संभावना है।
अब सामान्यतः हम लोग इतने जागरूक नहीं हैं कहीं भी कि आज संक्रमण हुआ, एक हफ्ते में तो ये जान पाते कि हाँ कोरोना है, फिर वो माइल्ड स्टेज में है, नॉर्मल स्टेज में है कि सीवियर स्टेज में है। इसको करने में 2 हफ्ते लग जाते हैं, तब तक केस कई दफ़े सीवियर स्टेज में पहुंच जाता है। जब सीवियर स्टेज में पहुंच गया, हाँ कोरोना का बेनिफिट माइल्ड और नॉर्मल स्टेज पर ही है, सीवियर होने पर उसका फ़ायदा बिल्कुल ना के बराबर है, ये मान के चलो नहीं है। कारण सीवियर स्टेज में पहुंचने पर सेकेंडरी इन्फेक्शन प्रोड्यूस होने लगते हैं। जैसे सबसे पहले तो उसने लंग्स पे आक्रमण किया, फाइब्रोसिस हुआ, फिर पता चला हार्ट को भी डैमेज कर दिया उसने, लीवर को भी डैमेज कर रहा है, किडनी को भी कर रहा है। फिर प्लाज्मा देने का या अलग से एंटीबॉडी देने का कोई फ़ायदा नहीं है। 2 हफ्ते के बाद देने से तो वैसे ही नहीं कि बॉडी जो कुछ था हमारा बना नहीं लगा है। 1 हफ्ते पहले ये भी एक कारण था। अब एक बहुत ही इस कोरोना से बहुत जन धन की हानि हुई, निसंदेह। ये कहना थोड़ा सा हास्यास्पद भी लगता है कि कुछ फ़ायदा हुआ, लेकिन फिर भी एक प्रतियोगी लोग जो देख रहे हो, बहुत सारे व्यूअर्स हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में जाते हैं, दोनों पक्ष आपको लिखने होते हैं, तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, इतने सारे नुकसान के बाद ये कोरोना हमें बहुत सारी सीख भी दे के गया है। और वो सीख क्या दे के गया है? पहली तो हमारी स्वच्छता की आदत बनी, क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस की हैबिट बढ़ी। दूसरा, सोशल हार्मोनी यानी सामाजिक सौहार्द, फ्रेटर्निटी, बंधुत्व में वृद्धि हुई। एक नेशनैलिटी, कोरोना को जरूर हराएंगे, वृद्धि हुई। ठीक। दूसरा, इम्यून सिस्टम और विटामिन्स अर्थात बैलेंस डाइट का महत्व समझ में आया। इन बार हमारे इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में पॉल्यूशन कम हो गया। हमारी कल्चरल, स्पिरिचुअल वैल्यूज में बिलीफ बढ़ा, फेथ बढ़ा। यानी तुलसी, काढ़ा, हल्दी, लौंग, इलायची, विश्वास बढ़ा हमें। और लास्ट, एलोपैथी की लिमिटेशंस पता चली हमें, एलोपैथी की सीमाएं पता चली। अर्थात ये टीचिंग हम सबको मिली कि अगर हम इम्यून सिस्टम को मजबूत रखेंगे तो दवा की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस मेडिकल साइंस पे हम लोग आँख मीच के भरोसा करते थे, जिस एलोपैथी पे, वो केवल और केवल एंटीबायोटिक थ्योरी पर काम कर रही है अब तक। एंटीवायरल इसके पास कुछ भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है। एंटीबायोटिक मतलब जीवाणु के विपरीत कुछ भी होगा, पूरी की पूरी एलोपैथी साइंस, मेडिकल साइंस उसी पे निर्भर है आज भी। तो एलोपैथी की सीमाएं हैं, वो सीमाएं भी हमें पता चली सबको। इसलिए
प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर की जो कहावत थी वो एक बार कोरोना ने फिर सच साबित की। हाँ, एक और जो फ़ायदा हम गिना सकते हैं, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे कॉमन मैन हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर सबका ध्यान आकर्षित हुआ। आगे आने वाले वर्षों में हमारी सरकारें इस पे काम करेंगी, नहीं करेंगी तो हम उन्हें सबक सिखाएंगे। ये धारणा जनमानस में बलवती हुई। ना कोई पार्टी की सरकार होती है, ना किसी जाति की सरकार होती है, ना किसी धर्म की सरकार होती है। सरकार और शासक वही है जो हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद करके देगा। ठीक, ये भी फ़ायदा हुआ हमें। हाँ, नदियाँ साफ हुई। एक और पॉइंट, ऑक्सीजन के महत्व को, ऑक्सीजन का सिग्निफिकेंस समझ में आया जो कल तक नहीं समझ में आता था। हालांकि मेडिकल ऑक्सीजन अलग है, पेड़ पौधे, लेकिन कम से कम जनमानस में बात हुई कि अरे ऑक्सीजन इतनी महत्वपूर्ण हो सकती है क्या। ठीक, ये कुछ ऐसे लेसन हैं जो ये कोरोना रूपी संकट हमें देके गया है। और बेशक जितनी मैं कोशिश करता हूँ उससे वीडियो बड़ा हो जाता है, लेकिन लालच मानता नहीं है कि ये भी बता दूँ, ये भी बता दूँ, फिर भी कुछ ना कुछ छूट जाता है जिसे मैं अपने अगले वीडियो में क्रमिक रूप से पूरा करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।